हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस कक्षा में हम लोग विज्ञान की पाठ्य पुस्तक कक्षा 6 भोजन यानी फूड के बारे में जानेंगे। तो भोजन हमारे लिए इतने आवश्यक क्यों है? देखिए, किसी के भी शरीर का विकास या फिर कोई भी मनुष्य हो या फिर जानवर हो तो उसे जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है ना। तो आखिर अलग अलग भोज्य पदार्थ क्या क्या हैं, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो हम जानते हैं कि भोजन विभिन्न प्रकार के स्रोतों से प्राप्त होते हैं। स्रोतों क्या? सोर्स, ठीक है। अलग अलग सोर्स से हमको जो है भोजन प्राप्त होता है, ठीक है। और कुछ भोज्य पदार्थ पौधों से तथा कुछ जंतु से। तो कुछ खाने के लिए जो हम लोग को मिलता है भोज्य पदार्थ, भोजन जो मिलता है, कहाँ से मिलता है? पहला तो हम लोग को पौधे से मिलता है, ठीक है, पौधे से। और दूसरा हो गया जंतु से, ठीक है। तो दोनों से हम लोग को मिलता है, ओके। तो पौधा से भी जंतु से ही मिलता है। अब देखिए, ऐसे जंतु जो केवल पौधे, क्या है कि ऐसे जंतु जो केवल पौधे और उसके उत्पाद को भोजन के रूप में खाते हैं, वे शाकाहारी कहलाते हैं, जिसे हम लोग हार्बीवोरस कहते हैं, ठीक है। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? हार्बीवोरस कहते हैं, ओके। तो कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो केवल पौधों से प्राप्त होते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं शाकाहारी। अब देखिए, ऐसे जंतु जो केवल हमें दूसरे जंतु को भोजन के रूप में खाते हैं, जिसे मांसाहारी कहलाता है, ठीक है। जिसे हम लोग कहते हैं कार्निवोरस, ठीक है। जिसे क्या कहते हैं बाबू? कार्निवोरस कहते हैं। तो कार्निवोरस क्या हो गया? मांसाहारी, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट है कि वैसे जंतु जो पौधों तथा जंतु दोनों से प्राप्त होता है, तो उसे ओमनिवोरस कहते हैं, जिसे सर्वाहारी कहते हैं, ओके। तो ओमनिवोरस क्या हो गया कि जो जंतु को भी खा रहा है, पौधा को भी खा रहा है, ठीक है। क्या क्या खा रहा है? जंतु पौधा दोनों को खा रहा है, जंतु को भी खाएगा, पौधा को भी खाएगा, तो उसे बोलेंगे सर्वाहारी, ओमनिवोरस बोलेंगे, ठीक है। और जो केवल पौधा को खाएगा और उसके बने उत्पाद को खाएगा, तो उसे क्या बोलेंगे? शाकाहारी बोलेंगे। आप लोग अपने से एग्जाम्पल देने का प्रयास कीजिएगा, शाकाहारी में एक एग्जाम्पल दीजिए, है ना। अपने आप से ढूंढने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और देखिए, मांसाहारी में क्या क्या आ जाएगा, है ना। उसको अपने आप में थोड़ा सा अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि आखिर क्या हो सकता है ना। वैसे जंतु जो पौधे और जंतु दोनों से प्राप्त होता है, ठीक है। तो जो जंतु और पौधा दोनों से बना उत्पाद जो हमको मिल रहा है, वो क्या हो गया? सर्वाहारी हो गया, ओके। चलिए, नेक्स्ट है विभिन्न स्थानों के भोजन खान पान विविधता है, और ऐसे भोजन समान परिस्थितियों में भी हमें खाने का अवसर मिलता है। तो हम लोग जानते हैं कि हम भारत जो है विविधता वाला देश है, ठीक है। भारत जो है, यहाँ अलग अलग प्रकार के क्षेत्र में अलग अलग तरह के भोजन खाए जाते हैं, ठीक है। हम जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप चले जाइए साउथ के साइड में, ठीक है, दक्षिण भारत में चले जाइए, तो वहाँ क्या मिलेगा? इडली डोसा खाने के लिए मिलेगा, है ना। गुजरात में ढोकला सांभर, मैंने अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग चीज़ प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ देखते हैं, नेक्स्ट कह रहा है कि पूरे भारतवर्ष में अलग अलग तरह के खाद्य पदार्थ मिलते हैं। तो खाने के लिए जो भोजन जो हम लोग को मिलता है, पूरे भारत में जो है अलग अलग तरह के खाद्य पदार्थ मिलते हैं। दक्षिण भारत में आपको क्या मिलेगा? डोसा मिलेगा, इडली मिलेगा, सांभर मिलेगा, बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। दक्षिण भारत, साउथ में, तमिलनाडु के एरिया में, ठीक है, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, और जितना भी उधर साउथ एरिया है, आंध्र प्रदेश, है ना, तो उधर आपको यही सब मिलेगा खाने के लिए। इडली डोसा खास करके हमेशा खाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट है गुजरात का ढोकला। तो गुजरात में क्या है? ढोकला, गुजरात का ढोकला। और वहीं पे झारखंड में धुसका छिलका रोटी, है ना। पिट्ठा, मड़ुआ का रोटी बहुत प्रसिद्ध है झारखंड में, है ना। मड़ुआ का रोटी बहुत प्रसिद्ध है और काफ़ी अच्छा भी लगता है खाने में। और अभी तो वर्तमान में जितना भी गवर्नमेंट स्कूल है, उसमें सरकार के द्वारा चलाया गया है कि मड़ुआ का लड्डू जो है बना के मैंने छात्रों को खिलाया जाता है, ठीक है। और सरकार के द्वारा भी ये काफ़ी कदम उठाया गया है
कि जिसे हम लोग मोटा अनाज के रूप में इन्हें बढ़ावा दिया जा रहा है ना। चलिए नेक्स्ट है, ये भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो आखिर ये भोजन जो है, जो भी हम लोग सेवन कर रहे हैं, मतलब खा रहे हैं, ये हमारे लिए क्या, शरीर में किस प्रकार भूमिका निभाती है, क्या इसका वर्क होता है ना। तो भोजन शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है, ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। आखिर आपके शरीर में एनर्जी रहेगा तभी ना आप कुछ काम कर पाइएगा यहाँ वहाँ पे, है ना। नहीं तो बिना एनर्जी खाए पिए चल पाइएगा, नहीं ना चल पाइएगा। क्या हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता के कुछ विशेष कारण हैं। क्या हमारे शरीर के विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता के कुछ विशेष कारण हैं, है ना, पढ़ रहे थे। स्वादिष्ट भोजन करना भी हमें अच्छा लगता है। अब देखिए होता क्या है कि स्वादिष्ट भोजन, अब खाना बन रहा है, अब उसमें मसाला ज़्यादा हो गया तो अच्छा नहीं लगता है खाने में, है ना, तो वो स्वाद नहीं लगता है। और वही आप मीडियम में देख के बनाइएगा तो काफ़ी अच्छा लगता है खाने में, लगता है कि नहीं। नमक बेसी हो गया, मम्मी बोलेगी मम्मी नमक भेज लो बेसी, अब ना खाबो, है ना, तुरंत आप थोड़ा सा नाटक करने लगते हैं, है कि नहीं। तो वही कह रहा है कि स्वादिष्ट भोजन। अब देखिए अवसरों पर पकाना, जैसे आपके घर में कोई त्यौहार आ गया, दुर्गा पूजा आ गया, होली आ गया, दीपावली आ गया, है ना, तो इसमें क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार का हम लोग भोजन बनाते हैं और खाते हैं कि नहीं। उसी प्रकार से देखिए भोजन की इस विविधता के पीछे भोजन के आवश्यक घटक जिन्हें पोषक कहा जाता है। तो भोजन जो विविधता के पीछे जो भोजन के विभिन्न घटक जो है इन्हें क्या कहा जाता है, पोषक कहा जाता है। ठीक है, भोजन के अलग अलग जो तत्व है ना, जो पोषक तत्व कहा जाता है मुख्य रूप से। जैसे देखिए मुख्य पोषक तत्व, हाँ, टोटल जो पोषक तत्व है वो पोषक तत्व है, न्यूट्रिएंट्स जो है वो क्या क्या है ना। देखिए हम लोग जान सकते हैं यहाँ पर, तो बोलता है हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व क्या है। पहला कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, खनिज लवण। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, वसा यानी फैट, ठीक है, विटामिन्स एंड खनिज लवण यानी मिनरल्स, वाटर मिनरल्स, ठीक है। अब देखिए इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुचांश, ठीक है, ये रुचांश और की जल की भी शामिल है, ठीक है। और इनकी आवश्यकता हमारे लिए हमारे शरीर को होती है, ठीक है। चलिए देखिए अब जो भोजन अभी हम लोग जाने भोजन के विभिन्न पोषक तत्व क्या क्या है ना, भोजन के मेनली पोषक तत्व क्या क्या है। तो देखिए भोजन के मुख्यतः 5 पोषक तत्व है। कितने पोषक तत्व हैं, 5 पोषक तत्व हैं, ठीक है, 5 पोषक तत्व है भोजन के। अब क्या क्या है, पहला है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ये 1 नंबर कार्बोहाइड्रेट हो गया। 2 नंबर देखिए प्रोटीन है। तीसरा नंबर में यहाँ वसा आप लोग को दिख रहा होगा, जिसे फैट भी कहते हैं, FAT फैट भी कहते हैं, ओके। देखिए विटामिन, 4th नंबर विटामिन हो गया। यहाँ पे खनिज लवण, ठीक है, 5 नंबर खनिज लवण। तो मुख्यतः पोषक तत्व कितने हैं, 5 पोषक तत्व हैं। क्या क्या है बाबू बोलिएगा मेरे साथ। देखिए पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है वसा और चौथा हो गया विटामिन और 5वां हो गया खनिज लवण। तो मुख्यतः पोषक तत्व जो है वो 5 पोषक तत्व हैं, ओके। अब नेक्स्ट कह रहा है कि आइए परीक्षणों के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कि किन खाद्य पदार्थों में कौन सा एक या एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित है। तो इसके लिए हमको एक प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, है ना। तो प्रैक्टिकल देखिए क्रियाकलाप किया गया है। प्रैक्टिकल बोलता है कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण। तो कार्बोहाइड्रेट आलू, देखिए कार्बोहाइड्रेट मेनली चावल में मुख्यतः पाया जाता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो है मुख्यतः चावल में पाया जाता है। थोड़ा सा ओवरव्यू आप लोग को बता देते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए कार्बोहाइड्रेट चावल में पाया जाएगा, प्रोटीन दाल में पाया जाएगा, वसा, ठीक है, फैट तेल में पाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद विटामिन्स है। विटामिन्स का मुख्यतः काम क्या होता है ना, हमारे शरीर का क्षतिपूर्ति कर जो हुआ है उसको वह पूर्ति करने का काम करता है, ठीक है। खनिज लवण ये भी हमारे शरीर के विकास के लिए आवश्यक है, ओके। अब चलिए अब हम लोग ओवरव्यू यहाँ से जान लिए थोड़ा सा उनके पोषक तत्वों के बारे में। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण। तो बोलता है कि सामग्री में क्या लेना है, आलू का टुकड़ा लेना है और आयोडीन का घोल, है ना, आयोडीन का घोल लीजिए। अब कैसे करना है
कि एक प्लेट में आलू के छोटे छोटे टुकड़े दे लीजिए, ठीक है। अब इसमें आयोडीन घोल के कुछ बूंदें डालिए। आयोडीन का तनु विलयन, ठीक है, आयोडीन का कैसा विलयन होना चाहिए? तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी प्रखनली की कुछ बूंदें आयोडीन को मिला दीजिए। अब इसके हम लोग को रिजल्ट क्या मिलता है अवलोकन, क्या इसके रंग में कोई परिवर्तन हुआ? ठीक है, तो बोलता है कि क्या हो जाएगा ना कि खाद्य पदार्थ का रंग नीला और कुछ समय बाद काला होना मंड की उपस्थिति दर्शाता है। तो आलू में किसकी उपस्थिति होता है? मंड की उपस्थिति होता है, जिसे हम लोग स्टार्च कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? स्टार्च कहते हैं, ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है। तो मंड क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट का ही रूप है। अगर यदि पूछ दे कि मंड क्या है, तो मंड एक कार्बोहाइड्रेट का ही रूप है जो कि खाद्य पदार्थों में उपस्थित होता है। ओके, अब देखिए घरेलू परीक्षण आप घर में कैसे कर सकते हैं परीक्षण। पका हुआ चावल के माड़ में यदि आप आयोडीन युक्त नमक थोड़ी मात्रा में छिड़कते हैं तो माड़ के रंग में परिवर्तन दिखाई देगा। तो आप लोग का घर में, सभी का घर में माड़ होगा, ठीक है। चावल पसाने के बाद जो निकलता है ना माड़, तो उसमें जो है आयोडीन युक्त नमक डालिए थोड़ी मात्रा में, ठीक है। आयोडीन युक्त नमक डालिए और छिड़के तो माड़ का रंग में परिवर्तन आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा, आप सभी देख सकते हैं, ठीक है। इसको प्रैक्टिकल अपने से घर में कीजिए, ठीक है। अब देखिए प्रोटीन का परीक्षण कैसे किया जाता है। देखिए प्रैक्टिकल 2, इसमें क्या करने बोल रहा है कि दाल का चूर्ण, कॉपर सल्फेट घोल, कास्टिक सोडा और सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल, परखली ड्रॉपर, ठीक है। इतना हमें मैंने सामान का आवश्यकता पड़ेगा इस प्रैक्टिकल करने में। क्या क्या आवश्यकता पड़ेगा? तो दाल का चूर्ण पड़ेगा, कॉपर सल्फेट घोल और कास्टिक सोडा, ठीक है। आलू की घोल, परखली ड्रॉपर। अब बोलता है कि क्या करना है कि एक परखली में दाल 5 ग्राम का चूर्ण डालिए, इसमें कॉपर सल्फेट की 2 बूंदें और कास्टिक सोडा की 10 बूंदें डालना है, ठीक है। कॉपर सल्फेट का कितना बूंद डालिए? 2 बूंद और 10 बूंदें डालिए। अब परखली को अच्छी तरह से हिलाइए, 5 मिनट बाद प्रतीक्षा करें। तो 5 मिनट बाद हमको क्या रिजल्ट मिलता है, देखिए 100 मिलीलीटर पानी में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने पर कॉपर सल्फेट का घोल बन जाता है। कॉपर सल्फेट का क्या बन जाता है? घोल बन जाता है। क्या आपके अवलोकन करना है, क्या आपके रंग में कोई परिवर्तन हुआ? तो खाद्य पदार्थ का रंग बैंगनी होना प्रोटीन की उपस्थिति बताता है। तो जिस खाद्य पदार्थ का रंग क्या हो जा रहा है, बैंगनी हो जा रहा है, तो वो हमें क्या बता रहा है? प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। ओके, अब आप इस परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ दोहरा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है यदि वह ठोस हो तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता है। तो जिस खाद्य पदार्थ का हमको परीक्षण करना है उसका पहले क्या बनाना आवश्यकता पड़ जाएगा? पेस्ट अथवा चूर्ण, ठीक है। तो प्रोटीन में जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है उसे क्या बनाना पड़ेगा? पेस्ट या चूर्ण बनाने की आवश्यकता पड़ेगा, ठीक है। देखिए वसा का परीक्षण हम लोग कैसे कर सकते हैं। वसा प्रैक्टिकल 3 बोलता है वसा का परीक्षण कैसे कीजिएगा। मूंगफली के दानों में टुकड़े और सफ़ेद कागज और मूंगफली के दानों के टुकड़ों के स्थान पर स्थानीय तौर पर उपलब्ध सुरगुजा, अरंडी जो होता है ना, वो हरे कलर का बीज ही होता है, बट उसका थोड़ा सा मतलब आप लोग देखेंगे कोरोना वायरस का जो फिगर में दिखाया गया है आकार, उस तरह का इसका फर होता है अरंडी का, ठीक है। और महुआ के बीज, ठीक है, महुआ का बीज तो सबको जान रहे हैं, काला काला होता है ना, उसका बीज का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे हम लोग जान सकते हैं। देखिए एक सफ़ेद कागज़ को मोड़कर उसके बीच, देखिए एक सफ़ेद कागज़ को मोड़कर उनके बीच में मूंगफली के दाने के टुकड़े रखिए और अंगूठे से मदद से उसे दबाइए। तो अंगूठा से दबाने पर हम लोग क्या असर पड़ेगा? देखिए अंगूठा से दबाने पर ना उसका जो उसमें मतलब तेल जो आप लोग देखते होंगे, तेल टाइप का जो लग जाता है ना, तो वो हमें उपस्थिति बताता है, वसा की उपस्थिति। तो कागज़ को खोलकर ध्यान से देखिए, इस पर क्या दिखाई देता है। लिखिए कागज़ पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ की उपस्थिति बताता है ना। कागज़ का तेल का जो धब्बा बन गया ना, वो बताएगा खाद्य पदार्थ की उपस्थिति। आप अरंडी का भी लीजिए ना, उसका भी फोड़ के आप जब लगाइएगा ना कागज़ पर, तो देखिएगा कि उसमें तेल टाइप का आप लोग को दिखेगा। या फिर एग्जाम्पल के लिए
जैसे कि और इसका एग्जांपल जैसे कि दे सकते हैं हम लोग, मूंगफली वाला तो दिए, एक हो गया अरंडी का हो गया, फिर महुआ वाला जो था उसका दाना, तो उसका दाना को जब आप लोग बाहर निकालिएगा तो बाहर निकालने के बाद सफ़ेद कलर का उसका आकार होता है अंदर में, ठीक है, और उसकी उपस्थिति उसमें भी उपस्थित होता है, ठीक है, जिसे हम लोग वसा कहते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त हमारे शरीर को रुझांस यानी रेशे और जल की आवश्यकता होती है, ठीक है, रुझांस और जल की आवश्यकता होती है। जैसे गेहूँ, दाल, आलू, फल, सब्जियाँ आदि में इसमें क्या पाया जाता है, रुझांस पाया जाता है। ओके, चलिए, जल जल हमारे जीवन के लिए जीवन जल हमारे जीवन जल हमारे शरीर से भोजन को पचाने तथा अपशिष्ट पदार्थों को, अर्थात अपशिष्ट पदार्थ मल मूत्र, ठीक है, मल मूत्र पसीना, ठीक है, ये क्या है, अपशिष्ट पदार्थ है, ठीक है, तो इसे बाहर निकालने का, एग्जिट करने में सहायक होता है। जल को हम जल, दूध, चाय आदि के रूप में लेते हैं, ठीक है, तो उसको हम किस रूप में ले रहे हैं, जल को पानी पीने के रूप में लेते हैं, है ना, प्यास लगता है तब, दूध, चाय आदि के रूप में भी लेते हैं। नारियल, तरबूज, खीरा जैसे जल का परीक्षण, अब चलिए अब जल का परीक्षण करते हैं, ठीक है। तो ये सब जो भी था सब में क्या पाया जाता था, वाटर पाया जा रहा था। ओके, मतलब कि जल का उपस्थिति दर्शा रहा है ना। जैसे नारियल में भी जल की उपस्थिति होता है ना, तरबूज में भी जल का उपस्थिति होता है, खीरा में भी जल की उपस्थिति होता है, ठीक है। चलिए, क्रियाकलाप 4, फल भी पानी के स्रोत होते हैं। तो फल भी देखिएगा, जैसे लीची का जो फल होता है ना, वो पानी के स्रोत ही उसे पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, टमाटर को लेकर छोटे छोटे टुकड़ों में काटिए, ठीक है, टमाटर को बोल रहा है कि छोटा छोटा टुकड़ा में काटने पर क्या मिलता है, क्या आपके हाथ गीले होते हैं, तो यस, हाथ तो गीला हो जाता है ना बाबू। तो ऐसे कौन कौन से फल या सब्जी हैं जिनको काटने या छीलने पर, मसलने से पानी की उपस्थिति का अनुभव होता है। ऐसे फलों को, सब्जियों की सूची बनाना है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे फल हैं जिसको कि काटने पर और उनको छूने पर, क्या मैंने उसको काटने पर या फिर किसी कोई ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसको छीलने पर भी हम लोग को वाटर का, मैंने पानी का महसूस होता है, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे दिखाया गया चित्र में कटा हुआ टमाटर है, ठीक है, ये टमाटर जो कट कर रहा है कोई मैन, है ना, तो हाथ उसका गीला हो जा रहा है। ओके, चलिए, नेक्स्ट है कि उपयुक्त परीक्षण के माध्यम से आप विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को लेकर विभिन्न पोषक तत्वों को उपस्थिति की जांच कर सकते हैं। ये निम्नलिखित सारणी से इसे जानने का प्रयास करें। तो एक टेबल यहाँ पे दिया हुआ है जिसे बता रहा है, जैसे कच्चा आलू में क्या उपस्थित है, यहाँ मंड दिया है, प्रोटीन दिया है, वसा दिया है, तो क्या पाया जाएगा, मंड, ठीक है, कच्चा आलू में। दाल में क्या पाया जाएगा, प्रोटीन, ठीक है, दाल में प्रोटीन। मूंगफली में क्या पाया जाएगा, वसा। अब सूखा नारियल में क्या पाया जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं घर का लैंग्वेज में गड़ी कहते हैं, है ना, तो गड़ी का हम लोग प्रयोग करते हैं, जैसे ठेकुआ बनाने में करते हैं, छठ पूजा का टाइम आता है ना, उस टाइम में करते हैं। और ऐसे भी घर में कुछ खान पकवान बनता है ना, तो उसमें देखिए गड़ी का बहुत ज़्यादा ही हम लोग यूज करते हैं ना, तो वो सूखा नारियल हो गया, ठीक है, उसे हम लोग सूखा नारियल कहते हैं। अब चलिए, सेब का टुकड़ा, तो सेब का टुकड़ा में क्या उपस्थित है, प्रोटीन, ठीक है। अब देखिए, उबला अंडा, ठीक है, प्रोटीन। अब देखिए, सरगुजा, अरंडी, महुआ, सरसों के बीज, तो इस में क्या उपस्थित है, वसा उपस्थित है ना, तो इस में वसा उपस्थित है। इसके अतिरिक्त विटामिन, देखिए कह रहा है कि इसके अतिरिक्त विटामिन तथा खनिज लवण भी हमारे लिए खाद्य पदार्थों में उपस्थिति रहते हैं। इसकी अल्प मात्रा ही चलिए देखिए, इसकी जो है अल्प मात्रा ना हमें इसके विषय में बताता है। और कुछ चित्र आप लोग को दिखाते हैं, रुकिए, जैसे कि
एक सेकेंड रुक जाइएगा। हाँ चलिए, इसी को खोज रहे थे। देखिए यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का फिगर दिया हुआ है ना, एक जरा से रुक जाइएगा बाबू, ये है कार्बोहाइड्रेट का फिगर। देखिए कार्बोहाइड्रेट में यहाँ आप लोग को चित्र में दिखाई दे रहा होगा, जैसे आलू है, ये शकरकंद है ना, यहाँ पे तरबूज है ना, तो ये सब में जो है कार्बोहाइड्रेट का उपस्थिति है। ओके चलिए, अब आप लोग को दिखाते हैं फिगर प्रोटीन का। ठीक है, प्रोटीन को B1 B2 में बांट के रखा गया है। देखिए यहाँ पर जो आप लोग को प्रोटीन नज़र आ रहा है, अलग अलग प्रकार के दाल है। ठीक है, अलग अलग प्रकार के दालें हैं, चना दाल है ना, चना दाल है, और भी अलग मसूर दाल है, अलग अलग जितना भी प्रकार का सभी दाल को दिखाया गया। प्रोटीन B2 में क्या है ना, यहाँ पे देखिए दूध में भी प्रोटीन पाया गया है ना, अंडा में प्रोटीन पाया गया, मछली मांस है ना, तो ये प्रोटीन B2 में रखा गया कैटेगरी में। अब देखिए यहाँ पे वसा में देखिए सूरजमुखी का तेल बहुत अच्छा तेल है। सूरजमुखी का तेल खाने में सब्जी के लिए उपयोग भी हम लोग खा सकते हैं, है ना, खाते भी हैं, खा सकते हैं, क्या खाते हैं। और सरसों का तेल, ठीक है, विशेषकर हम लोग के यहाँ पे तो सरसों का तेल उपयोग होता है, सोयाबीन का तेल, ठीक है, और नारियल का तेल। ये सब क्या बताता है, वसा की उपस्थिति बताता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप लोग को घी देखने को मिल रहा है, दूध मिल रहा है, मक्खन मिल रहा है, क्रीम मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मछली मिल रहा है या मांस मिल रहा है। तो ये सब में भी क्या पाया जाता है, ये सब जो जितना है ना, ये सब में पाया जाता है, वसा पाया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ जो आप लोग को दिखाई दे रहा है ना, ये सब जितना भी है सब में वसा पाया जाता है। ठीक है, दैट इज़ फैट पाया जाता है। ओके चलिए, अब नेक्स्ट जो है एक टेबल दिया हुआ है जिसमें कि से पोषक तत्व शरीर के लिए हमारे क्या कार्य करते हैं। ठीक है, तो आप लोग को जस्ट हम थोड़ी देर पहले ही बताएं कि यहाँ पे आप लोग जैसे देख रहे होंगे, एक है, फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, वसा। ठीक है, जो पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट और वसा क्या करता है, हमें बॉडी में एनर्जी देने का काम करता है। क्या करता है, बॉडी में एनर्जी। तो पूछेगा कि ऊर्जा कौन देता है, तो कार्बोहाइड्रेट एंड वसा। ठीक है, प्रोटीन का वर्क क्या है, तो शरीर वर्धक। ठीक है, शरीर वर्धक भोजन का या टूटे फूटे अंगों को मरम्मत करने का कार्य करता है। तो शरीर जब टूट फूट जाता है तो मरम्मत करने का काम कौन करता है, प्रोटीन करता है। देखिए जब ऑपरेशन होता है ना वुमेन का, तो उसे ना मसूर का दाल खाना चाहिए, क्योंकि वो ना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। टूटे फूटे अंगों को जोड़ने का काम विशेष रूप से प्रोटीन का होता है, तो जिसमें से बहुत ही रोल निभाती है। इसलिए मसूर का दाल जो जिसका ऑपरेशन हुआ है उसको खाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए विटामिन और खनिज लवण ये स्वस्थ रखने के लिए सहायक है और रोग से लड़ने में भी सहायक है। तो विटामिन का काम क्या है बाबू, विटामिन का काम क्या हो गया, विटामिन का काम हो गया कि स्वस्थ रखने में सहायक है, बॉडी को हेल्थ रखेगा, और जितना भी रोग है, बीमारी है, उससे लड़ने के सहायक होता है विटामिन और खनिज लवण। अब देखिए रुझांश बिना पचे पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक है। तो जो भोजन नहीं पच रहा है उसे भोजन को बाहर निकालने में सहायक होता है। शरीर की आवश्यक होती है जल। अब देखिए पोषकों की अवशोषित करने में सहायता। ठीक है, जल जो है पोषकों को अवशोषित करने में सहायक है। आइए पोषक तत्वों के पहचान के प्रयास करते हैं। अब चलिए नेक्स्ट यहाँ दिया है, देखिए बाबू, विटामिन के प्रकार। तो अभी हम लोग एक कैटेगरी यहाँ पढ़े विटामिन। ठीक है, देखिए यहाँ विटामिन है ना, तो विटामिन को अलग अलग भागों में बांटा गया है। ठीक है, ऐसे तो विटामिन बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ कुछ चुनिंदा जो आपके एग्ज़ाम मतलब जो आपके कक्षा 6 लेवल की है उसमें बताया गया है कि विटामिन के प्रकार और अन्य कार्य अभावजन्य रोग। ठीक है, अभावजन्य रोग, और ठीक है क्या क्या इससे रोग मतलब हो सकता है। अभावजन्य का मतलब हो गया कि इसकी कमी से क्या क्या रोग हो सकता है। ठीक है, विटामिन की कमी से क्या क्या रोग हो सकता है। तो विटामिन ए, इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है त्वचा और आँखों को
स्वस्थ रखता है। तो हमारी त्वचा, ठीक है, हमारी त्वचा और आँख को सुरक्षित रखने का कार्य है विटामिन ए का। और इसके अभाव से होने वाले जो रोग है उसका नाम होता है मेनली रोदंदी रोग। क्या नाम है? दृष्टिहीनता भी कहते हैं, ठीक है, दृष्टिहीनता भी है, क्षीणता को ही रोदंदी रोग कहा जाता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है विटामिन B1। विटामिन B1 हृदय और परिसंचरण तंत्र को स्वस्थ रखता है। तो हमारे हृदय और परिसंचरण तंत्र को स्वस्थ रखने का काम किसका है? विटामिन B1 का है, जिसकी कमी से अगर यदि इसकी कमी हो जाता है तो बेरी नामक रोग होता है। तो आप लोग को एग्जाम में ये पूछ सकता है कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन में रहेगा बेरी रोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है विटामिन सी। अब देखिए विटामिन सी, इसमें क्वेश्चन पूछता है ना कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। ये काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कई बार पूछा जा चुका है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत यही है, ठीक है। तो ये जो है स्कर्वी नामक रोग होता है और रोगों से लड़ने में सहायक है, ठीक है। विटामिन सी जो है ना स्कर्वी नामक रोग होता है और विटामिन सी जो हम लोग मैंने मूत्र के द्वारा इसका एग्जिस्ट होता है, ओके, रोगों से लड़ने में सहायता करता है। अब देखिए विटामिन डी, ठीक है, विटामिन डी ये हड्डी और दांतों को कैल्शियम का उपयोग करके सहायता करता है, ठीक है। तो हड्डी और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में सहायता कौन करता है? विटामिन डी करता है, ठीक है, विटामिन डी करता है। और इसकी कमी से रिक्टेस नामक रोग होता है। तो रिक्टेस एक बीमारी है जो कि विटामिन डी की कमी से होता है, ओके। और विटामिन डी का काम क्या है? तो कैल्शियम, ठीक है, हमारी बॉडी में कैल्शियम की मात्रा में इंक्रीज करता है। अब देखिए विटामिन ई त्वचा तथा प्रजनन अंग को सुरक्षित रखता है, ठीक है, त्वचा और प्रजनन अंग को सुरक्षित स्वस्थ रखने का कार्य करता है। अब देखिए इसका जो है, एक सेकेंड रुक जाइएगा बाबू, एक सेकेंड रुक जाइए, गड़बड़ा गया, 1 मिनट। चलिए हाँ आ गए। तो त्वचा और प्रजनन को प्रभावित करता है। तो विटामिन ई हमें प्रयोग करना चाहिए। अभी किसे पाया जाएगा सब बताएंगे, ठीक है। तो ये जो है त्वचा एवं प्रजनन को प्रभावित कर सकता है। विटामिन के रक्त को थक्का जमने से रोकता है। तो ब्लड का क्लाउडिंग जो हो जाता है ना, वो थक्का नहीं बनने देगा, रक्त नहीं जमता, ठीक है, रक्त नहीं जमता है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट, अब सोर्स जान लेते हैं कहाँ से मिल रहा है हमें। देखिए एक सेकेंड रुक जाइएगा। देखिए विटामिन A1 के स्रोत क्या क्या उसके सोर्सेस हैं विटामिन ए के। आप लोग यहाँ दिखाई दे रहा है चित्र में दूध। तो दूध जो है विटामिन ए में पाया जाता है, ठीक है, बहुत ही उपयोगी है, ठीक है। मछली का तेल है ना। आम, अभी के टाइम में ना आम बहुत ज़्यादा ही है ना मार्केट में अवेलेबल है। तो आप लोग आम खाइएगा पूरा, ठीक है, आम खाइए, उसे विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है, विटामिन ए पाया जाएगा। उसके बाद है पपीता, पका हुआ पपीता में भी विटामिन ए अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। और कैरोट यानी गाजर, मुख्य रूप से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गाजर में जो है विटामिन ए पाया जाता है और ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। अब देखिए विटामिन बी आप लोग को दिख रहा है ना, चित्र में साफ दिख रहा है बाबू। चलिए हम उम्मीद करते हैं दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे मिट मतलब मांस का आकार दिया हुआ है ना। तो ये सब जो जितना भी पाया जाएगा तत्व, ये देखिए थोड़ा सा हमें दिक्कत हो जाता है क्योंकि मेरे पास ये बोर्ड अवेलेबल नहीं है पूरी अच्छी तरीके से। तो देखिए यहाँ पे जो आप लोग मांस के टुकड़े दिख रहे हैं ना, ये बी है, ठीक है, विटामिन बी है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट विटामिन सी में आप लोग को दिख रहा है ना, जितना भी है खट्टे पदार्थ में आप लोग को है ना। तो खट्टे पदार्थों में जो है ये पाया जाता है विटामिन सी, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए खट्टे पदार्थों में क्या क्या आ जाएगा, आप अपने से एग्जाम्पल थोड़ा सा दिमाग अपने से भी लगा सकते हैं, है ना। अब चलिए यहाँ देखिए विटामिन डी के स्रोत,
विटामिन डी के क्या क्या स्रोत हैं? विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी देखिए सूर्य की रोशनी से ही मिलता है, ठीक है, सूर्य का रोशनी है ना, सूर्य का रोशनी में भी विटामिन डी मिलता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए क्या है, दूध है, मक्खन है ना, मांस है, ठीक है, और यहाँ पे अंडा है, यहाँ मछली दिख रहा है आप लोग को, है ना। खाने का मन कर रहा है क्या? संतोष, सब्र कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है। चलिए अब देखिए, तो विटामिन डी के स्रोत हो गया। संतुलित आहार हमारी, अब देखिए क्या क्या संतुलित आहार क्या हो सकता है। मैंने देखिए खाना भी है, खाना तो ये नहीं कि एकदम पूरा एकदम ठूस के भाग खा लिए, एकदम बाराती में गए खाने के लिए एकदम ठस ठसवा के एकदम पूरा एकदम भर लेते हैं पेट में, है ना। तो ये सब गलत है ना, ज़्यादा खाने के बाद ओवर हो जाएगा, है ना। तो सब चीज़ का एक लिमिटेड है ना। चलिए, हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे शरीर के सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होना आवश्यक है। तो हमारे शरीर का वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे शरीर को क्या है कि अच्छे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। साथ ही इसमें पर्याप्त रुझांश और जल की भी आवश्यकता होती है। रुझांश रहना चाहिए और जल भी रहना चाहिए, जो कि हमारे सब चीज़ बैलेंस में हम लोग जब भोजन करते हैं ना, सीधी सी बात है, जब हम लोग बैलेंस में डाइट हम लोग लेते हैं, भोजन करते हैं, तो वो हो गया संतुलित आहार। ओके, ठीक है। अब ये नहीं कि पूरा खा रहे हैं, अब खाना भी है कि बहुत कुछ, एगो रोटी खाएगा, मम्मी हमको तो एक ही रोटी दीजिए, अब तो हम हो गया। आजकल का बच्चा तो मोबाइल में घुसले रहेगा, है ना, तो खाना भी सही टाइम पर नहीं खाता है, तो वो क्या हो गया, वो संतुलित आहार भी उसके बॉडी में भी हानि कर सकता है ना, कम खाएगा तो उससे भी, है ना। तो सब चीज़ मिनिमम में, मतलब मैक्सिमम चलना चाहिए, ठीक है। आहार की आवश्यकता उम्र के अनुसार बदलती रहती है। तो अभी आपको हम क्या बोलें कि जैसे छोटा बच्चा है तो अब वो धीरे धीरे बड़ा होगा तो उसे खाना इंक्रीज मैंने होगा। जैसे एक रोटी खा रहा था बच्चा, अब धीरे धीरे 2 रोटी खाएगा, फिर थोड़ा बड़ा होगा 3 रोटी खाएगा। अब कोई होगा नहीं, एक ही रोटी खा रहा था, वो बड़ा होने के बाद एक ही रोटी खाएगा, तब तो उसका बॉडी थोड़ा सा इफेक्टिव ना हो जाएगा, प्रभाव दिखेगा बॉडी में, है ना। तो वो संतुलित आहार नहीं हुआ। चलिए, क्या आपने ध्यान से बच्चे और बड़ों को, व्यक्ति को भोजन में अंतर देखा है? तो आप देखिएगा अपना घर में, मम्मी पापा को देखे हैं ना खाते हुए, आप कितना खाते हैं, आप कितना खाते हैं, आपके मम्मी पापा कितना खाते हैं, तो ये अंतर तो आप लोग अपने से स्पष्ट कर सकते हैं कि नहीं। तो वही बोल रहा है कि बड़े और बुजुर्गों और छोटे बच्चों को आपने खाते हुए तो देखा है। अब देखिए, क्या शरीर कार्य के आधार पर भी संतुलित आहार निर्भर करता है? तो ऐसा नहीं है कि आप बेसी काम कर रहे हैं तो पूरा खा रहे हैं, यही चीज़ बोल रहा है।